बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 15 सिक्योरिटी फंडामेंटल, और इंशाल्लाह आज हमारी कोशिश है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लें। और अब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा रिव्यू करेंगे ना अगर आप, ठीक है, तो आपको पता चलेगा हम लोगों ने बड़े की कंपोनेंट्स ऑफ अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, तो आपसे पूछा जाएगा अच्छा जी आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में क्या काम करते थे। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा फेक एक्सपीरियंस दें। तो आप क्या करोगे, आप ये वाली स्लाइड खोलोगे और पढ़ो, कहोगे हम जी कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट देखते थे, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट देखते थे, पैच मैनेजमेंट देखते थे, एसेट मैनेजमेंट देखते थे, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट देखते थे, ठीक है, सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट देखते थे, आईएएम देखते थे। तो आप योनी जोन सा है ना 60% चीजें जोन सा है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो चैप्टर था इस पे हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया। आप देखेंगे कि हमारा 15वां लेक्चर है और अभी तक हम इस बुक के 5वें चैप्टर पे बैठे हुए हैं। एक्चुअली इस बुक में कितने चैप्टर है, एक सेकंड मैंने बुक पकड़ ली है। और जनाबे वाला इस बुक के अंदर आपके पास चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर्स हैं। और हमारा जो सेक्शन नंबर 2 जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो इस चैप्टर का नाम था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, फिर होस्ट बेस्ड एनालिसिस के, फिर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड अटैक मेथड की, और फिर फाइनल प्रिपरेशन की। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने बात की कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जब हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में नेसस को देखा तो हमने नेसस के अंदर देखा कि नेसस जो है हमें वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करके देता है। और वो सॉर्ट ऑफ जो हमने स्कैन चलाया वो एक्टिव स्कैन था। एक्टिव स्कैन हम किसे कहते हैं, एक ऐसा स्कैन जिसमें एक पीसी जो है दूसरे पीसी पे जाके, या हमारा जो स्कैनर है वो दूसरे पीसी में लॉग इन करके देखता है, ठीक है। पैसिव स्कैनर ऐसा काम नहीं करता। पैसिव स्कैनर जो है ना वो साइड पे बैठा हुआ होता है या प्रॉबिंग का काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसी तरह जो सा है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो टेनेबल प्रोवाइड करती है, उनके पास पैसिव नेटवर्क स्कैनर्स भी अवेलेबल होते हैं जो सॉर्ट ऑफ मिरर पोर्ट पे होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्लर लाइन आएगी कि पैसिव स्कैनर्स और नेटवर्क बेस्ड स्कैनर्स में क्या फर्क है, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन आपको फर्दर डिटेल्स में ड्रिल डाउन करना पड़ेगा नेटवर्क बेस्ड स्कैनर कर क्या रहे हैं, ठीक है। मोस्टली नेटवर्क बेस्ड स्कैनर्स क्लासिफाइड एज अ पैसिव स्कैनर क्योंकि वो नेटवर्क के अंदर फिडल नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये हो गए वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स की टाइप। एक्टिव स्कैनर वो होते हैं जिसमें एजेंट भी, मोस्टली एजेंट और एजेंट लेस के अंदर फिर कैटेगराइजेशन आ जाती है कि एजेंट वो वाला, एजेंट बेस्ड वो स्कैनर होता है जिसमें आप उसके पास एक छोटा सा टूल इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। और एजेंट लेस स्कैनर क्या होता है, जिस तरह हमने नेसस के अंदर उस सिस्टम का आईपी एड्रेस दे दिया था और यूजर नेम पासवर्ड दे दिया था, दैट इज कॉल्ड एजेंट बेस्ड स्कैनर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमारी कंप्लीट होगी। अब उसके बाद हमारा अगला पार्ट जो सा है वो आ गया पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो एज अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर मे बी और मे बी नॉट आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग को भी देख रहे हैं, ठीक है। मगर आप पेन टेस्टर नहीं है, ये बात याद रखिएगा, आप पेन टेस्टर नहीं है। मे बी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वुड बी फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन, और उसके बाद आप कहें जी मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ जाना चाहता हूं, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात नहीं दिखा पढ़ाएगा, मगर इंसिडेंट रिस्पॉन्स जरूर पढ़ा रहा होगा, ठीक है, जिसमें अ लिटिल बिट ऑफ फोरेंसिक्स भी होगी, ठीक है। फर्स्ट लाइन फोरेंसिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मगर मे बी आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस लिखा हुआ हो जिसे हम प्ले बुक कहते हैं कि अगर आपसे पेन टेस्टिंग की रिक्वेस्ट आई हुई है कि urduitacademy.com को पेन टेस्ट करना है और आपकी इवनिंग शिफ्ट है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक लिस्ट कंप्लीट करें। क्या उर्दू आई टी अकेडमी क्लाउड पे होस्टेड है, क्या क्लाउड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर ने आपको परमिशन दी हुई है, और क्या आपने ये तमाम आईपी एड्रेसेस वाइट लिस्ट करवा लिए हैं, ठीक है। अगर करवा लिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करवाए तो कैन यू काइंडली प्लीज प्लीज गेट दिस थिंग वाइट लिस्टेड। क्या आपके पास ये पेपर बुक कंप्लीट है। मे बी लेवल 1.5 या लेवल 2 पे आपको कहें जी एक्यूनेटिक स्कैनर या कोई और जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर नेसेस कर देता है आपको वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग, ठीक है। आपको कहा जाए कि ये इसकी तरफ पॉइंट करके चला दे, ठीक है। और जब आप चला दें तो आपके पास जो रिजल्ट आए वो आप लेवल 2 टीम को दे दें। बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में ये काम होता है। हम लोग अपने सिक्योरिटी सेंटर में ऐसा काम करते हैं कि हम लेवल 1 एनालिस्ट को दे देते हैं। वी बिलीव इन ट्रेनिंग अवर टीम, ठीक है। तो हम अपनी कंपनी में अपने जो से हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट जो टीयर 1 पे बैठा हुआ उसको दे देते हैं। उसके पास यूआरएल होता है, उसके पास 2-3 ऑटोमेटेड टूल है, ऑटोमेटेड
पेनिट्रेशन टेस्ट करके रिजल्ट दे देता है। जब पेन टेस्टर मेन पेन टेस्टर सुबह काम पे आता है तो उसको वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ता, उसके पास रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑटोमेटेड पेन टेस्ट जो है घंटा लेता है, 2 घंटा लेता है, अक्सर मैंने देखे 2-2 दिन भी ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के 3 किस्म की टाइप्स हैं। ठीक है, एक है व्हाइट बॉक्स बॉक्स पेन टेस्टिंग, जिसमें आप उसे कहते हो यार ये उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट का पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये इसके ईमेल एड्रेसेस हैं, ये इसकी यूआरएल्स हैं, ये इसके आईपी एड्रेसेस है, आपने स्कैन करना है। ग्रे बॉक्स में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं, और ब्लैक बॉक्स में आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, आप कहते हैं सर हमारी जो कंपनी है उसको स्कैन करो, पेन टेस्ट करो। ठीक है। तो मेरे नजदीक मैं जाती तौर पे जो उनसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के हक में हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं कहता हूँ जो बंदा आपको हैक करने आया ना, वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने लगा के आपकी ये सारी डिटेल निकाल लेगा। इसलिए ये पैसे देके ये डिटेल फाइंड आउट करने के लिए किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको बेंचमार्किंग नहीं मिलेगी, क्या पता उसने ना ढूंढ सके वो चीजें। ठीक है, और क्या पता कुछ लोग ढूंढ सके, और जब वो ढूंढ सकें तो आपको असल पता चले कि जी आपको तो एसएसएल की बेसिक वल्नरेबिलिटी, शेल शॉक वल्नरेबल थे आप लोग। ठीक है ना। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि एज मच इंफॉर्मेशन पेन टेस्टिंग टीम को दी जाए ताकि वो डिटेल्ड पेन टेस्ट कर सके। ठीक है। ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग कुछ सिचुएशंस में फिजिबल है कि अगर आपने व्हाइट बॉक्स पेन टेस्ट किया हो अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का, अब आप उन्हें कहते हो ठीक है हम तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देते, जाओ जाके ढूंढ के लेकर आओ, मगर ये बहुत बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी स्कैन और पेन टेस्टिंग में फर्क होता है, ये एक चीज बहुत ध्यान रखना। ठीक है, जब आप कभी इंटरव्यू में बता रहे हो तो आपने बताना वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी करते थे, पेन टेस्टिंग भी करते थे। मगर मैं पेन टेस्टिंग अपनी जान बचाने के लिए, मैं पेन टेस्टिंग जो सा है वो ऑटोमेटिक टूल पे करता था। ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैन क्या होता है? वर्क बाय असेसिंग नॉन, कि उसके पास एक वल्नरेबल डेटाबेस है, सीवी टाइप डेटाबेस है, ओवल भी चल रहा है, वो सारी जो लैंग्वेजेस हमने पढ़ी, हल्का सा फ्रेमवर्क को आज दोबारा टच करेंगे। ठीक है। और पेनिट्रेशन टेस्ट में जीरो डे भी फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, उसने तमाम जो पेन टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो भी वो फॉलो करता है उस हिसाब से, या जो भी आप फॉलो करवाना चाहते हैं उस हिसाब से उसने तमाम टेस्ट करने हैं कि बफर ओवरफ्लो अटैक तो नहीं हो सकता, सेशन हाईजैकिंग तो नहीं हो सकती, एसक्यूएल इंजेक्शन तो नहीं हो सकता। एसक्यूएल इंजेक्शन इज नॉट, आई डोंट वांट टू से दिस कि एसक्यूएल, मैं ये कहना चाह रहा था कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी स्कैनर नहीं फाइंड आउट करता, हमारे कुछ सिचुएशन में कर सकते हैं। ठीक है। तो कैन बी फुली ऑटोमेटेड, वल्नरेबिलिटी स्कैन ऑटोमेटेड हो सकता है। पेनिट्रेशन टेस्ट अगर कोई फुली ऑटोमेटेड रन करके दे रहा है तो वो आपको फिर दा लगा रहा है। ठीक है, तो वो इंग्लिश और उर्दू वाला दा होता है ना, तो पंजाबी वाला। तो ये मिक्स्ड होता है पेनिट्रेशन टेस्ट कि ऑटोमेटेड स्कैन हो जाता है, फिर प्रॉपर पेन टेस्टर आके फर्दर डिटेल्स फाइंड आउट करता है। ओके, मे डिसेबल और एक्सेस और ब्रेक द सिस्टम, पेनिट्रेशन टेस्ट कभी भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपका नेटवर्क ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग द टेस्ट, इसलिए वो गेट आउट ऑफ जेल कार्ड का फ्री का एक कार्ड आपसे लेता है। ठीक है, कि जब वो स्कैन कर रहा होता है तो मेक श्योर करता है कि वो डैमेज ना करे, अगर डैमेज करे तो आप उसको सू ना कर सको या उसकी कंपनी को। और वल्नरेबिलिटी स्कैन आप रियल टाइम में भी रन करते हो। ठीक है, एम दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, एम टू फाइंड अ नॉन वल्नरेबिलिटीज के कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी जिसे हम पैच कर सके, और एम टू कंप्रोमाइज द सिस्टम। ठीक है, दो डिफरेंट एम्स हैं दोनों के। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो सा है वो आपका एम करता है कि यार इसकी कौन से पैचेस मिसिंग हैं, क्या उसने विनजिप इंस्टॉल किया हुआ है, क्या उसने वायरशार्क का ओल्डर ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है, क्या उसके पास जावा का ओल्डर वर्जन है, और फिक्स आर इजी है। ठीक है, जबकि कंप्रोमाइज ऑफ अ सिस्टम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी योर होल वेबसाइट इज एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबल। ठीक है, जो बिग वल्नरेबिलिटी है। अच्छा, प्रोडक्ट वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, अब ये पी सर्ट आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टीम्स होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सिस्को के अंदर एक प्रोडक्ट वल्नरेबिलिटी टीम है जो तमाम प्रोडक्ट्स निकलती है मार्केट के अंदर, अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होती, कैसे होती है? Can be through a bounty hunting program, can be through the third party companies, can be through the different research institutions। क्योंकि जब आप बहुत हायर लेवल पे बात कर रहे हो और आप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप जी, अभी मैं पिछले दिनों टीवी ढूंढ रहा था, एलजी के टीवी बना रहे हैं। ठीक है, अब एलजी के टीवी के अंदर वल्नरेबिलिटीज आएगी। अब एलजी के जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस के जो हेड होगा या हेड ऑफ सिक्योरिटी होगा या सीसो होगा, उसने एक प्रोग्राम रन कर रहा होगा, बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम, या सर्ट की टीम ने एक कोई प्रोग्राम रन किया होगा जिसमें उनकी कोलैबोरेशन होगा थ्रू डिफरेंट वेंडर्स, उन्हें वो फ्री में टीवी भी देते होंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज को भी देते होंगे, और उसके जरिए वो यूनिवर्सिटी उनके टीवीज को हैक करने की कोशिश करेगी, जो कुछ भी करेगी, फिर वो जो फाइंड आउट करेंगे वो पीसर्ट को भेज दी जाएगी कि भाई आपका टीवी वल्नरेबल है, कि टीवी के ऊपर जो कैमरा है वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है,
पी सर्ट को अवेयरनेस, स्टेप वन के अंदर जी पी सर्ट को अवेयरनेस आ गई, मालूम हो गया कि जी सिक्योरिटी इंसिडेंट, ठीक है। अब पी सर्ट जो सा है वो प्रायोरिटाइज करेगी, आइडेंटिफाई करेगी रिसोर्सेज। अच्छा ये प्रॉब्लम होगी, ये कैमरे वाली टीम के पास जाएगी जो कैमरे का कोड लिखते ही, या ये एंड्रॉयड मार्केट की टीम की तरफ जाएगी जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिखती, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये इस स्टेप में एक्टिव मैनेजमेंट वो प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब फिक्स डिटरमिनेंट, अब वो फाइंड आउट करेंगे, अच्छा जी वो टीम आके देखें, अच्छा इधर ना एक कोड के अंदर कॉमा नहीं लगे ऐसे, ठीक है, या कॉमा नहीं लगा हुआ था, या कहीं पैरामीटर ऐसे कॉल करें जिसकी वजह से वो फुल कंट्रोल दे देता है कर्नल के ऊपर, जो भी स्टोरी ड्रामे पास। फिर उसके बाद आप, जब कंपनी को ये पता चल जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, कम्युनिकेशन प्लान। कम्युनिकेशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के एक्चुअली। स्टेप वन जो सा है, क्या गया भाई, स्टेप वन और ये स्टेप फोर जो सा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन आपको बताता है कि आपको पता चल गया, क्योंकि जब आपको पता नहीं चलेगा तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। स्टेप फोर पे आपका सोल्यूशन निकल गया और आपने जी अब कंपनी एडवाइजरी राइट कर दी, ठीक है। कंपनी एडवाइजरी क्या होती है, जिस तरह सिस्को अपनी एडवाइजरी पेज खोल लिखता है कि हाँ भाई सिस्को का ये आईओएस वल्नरेबल है, उसके लिए ओवल की फाइल भी देखता देता है आपको, आपको फिक्स भी देता है, उसका वर्क अराउंड भी आपको बता रहा होता है, ठीक है, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, आज दोबारा भी देखेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन एंड मिटिगेशन के बी सेट एंगेजेस एक्सपर्ट एंड एग्जीक्यूटिव्स, एग्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड करना, सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन मिटिगेशन। नोटिफिकेशन, फिर नोटिफाई करता है पीसर्ट अपने तमाम कस्टमर्स को, ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन प्लान के जरिए ही नोटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है फीडबैक, इनकॉर्पोरेट फीडबैक फॉर कस्टमर, और सिस्को इंटरनल इनपुट, जो न्यू प्रोडक्शन लाइन के अंदर चीजें आ रही हैं वो सारा कुछ, ठीक है। अगर आपने पीसेट के बारे में मजीद मालूमात लेनी है, cisco.com/go/psert कर लीजिएगा, ठीक है। ये पेज मैं अभी नहीं आपको दिखाऊंगा, मगर मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे खोल के कुछ रखा हुआ है, ये जिस तरह, अरे भाई आ जा, ये जिस तरह हमारी कम्युनिकेशन प्लान हुआ हुआ फ्लाम बंडल है, उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटीज है, उसका वर्क अराउंड भी लिखा, देयर इज नो वर्क अराउंड, ठीक है। इसके अंदर मेरे ख्याल में नहीं, ये मैंने वैसे स्कोरिंग के लिए रखा हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो सा है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, ये जो वल्नरेबिलिटी उसने सिस्को ने दिखाई है आपको, ठीक है। लेट्स डू cisco.com/p पी सर्ट गो है, ये गो पी सर्ट है, go/p सर्ट। ये जो सिक्योरिटी एडवाइजरीज है, लाइक सिस्को के अंदर एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, उसका सीवी कोड है, अब कोड का आपको पता चल गया, सीवी कोड क्या करता है, न्यूमरेशन के लिए ताकि कल को फ्यूचर में वो रेफरेंस हो सके, ठीक है। और ये आप उसकी पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, बग आईडी भी निकालते हैं, सीवीआरएफ, जो वो लास्ट टाइम ओवल फाइल फॉर्मेट देख रहे थे ना हम लोग, वो उस तरह के काम, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, ये जो अब डिस्क्लोजर किया सिस्को ने बताया कि यार हमारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिस्क्लोजर है, उसमें दो किस्म के डिस्क्लोजर्स आते हैं, एक कहलाता है फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, जिसके अंदर तमाम वल्नरेबिलिटी की डिटेल्स आप बता सकते हो, आप बताते हो ये इस बंदे ने किया, अगर ये इस तरह इंजेक्ट किया जाए यूं कोड तो ये हो जाता है। उसका नुकसान भी है, उसका फायदा भी है। उसका फायदा ये कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक पहुंचा रहे हैं, पब्लिक के अंदर अब बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मिलिशियस एक्टर हैं और उसके जरिए वो कुछ अटैक करना चाहते हैं, जिस तरह वो इटरनल ब्लू, ये इटरनल ब्लू था मेरे ख्याल में, ये इथीरियल ब्लू था, ब्लू था, मुझे थोड़ा सा वर्ड कंफ्यूज हो रहा है, वो जिसकी वजह से रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ठीक है। तो एनफ इंफॉर्मेशन टू बिल्ड एन एक्सप्लॉइट, इस वजह से बहुत सारी कंपनियां फुल डिस्क्लोजर नहीं करती। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मगर एनफ इंफॉर्मेशन फॉर अदर कंपनीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ठीक है। और सिस्को जो है वो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर करता है, फुल डिस्क्लोजर नहीं करता। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर इज अ वेरी की टर्म जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर में एनफ इंफॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है, मगर इतनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि उसके जरिए एक्सप्लॉइट रीराइट ना हो सके। अच्छा उसके बाद एक टर्म आती है एसकैप या स्कैप, ठीक है, सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के एक्सपर्ट्स लोगों से बात की है, नोबडी नोज अबाउट इट, ठीक है, मगर सिस्को ने आपके 4-5 पेजेस लिखे हुए हैं, इसलिए इस वर्थ नोइंग इट, ठीक है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है।
और इसका मकसद था एक स्टैंडर्डाइजेशन करना कि आपका जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो पूरे का पूरा जो सा है ना एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में राइट किया जा सके, समझाया जा सके, दिखाया जा सके। ठीक है, उसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई वल्नरेबिलिटी आई, आपने उसकी न्यूमरेशन करनी है, आपने नंबर लेना है उसका, या नंबर देना है, या नंबर से सर्च करना है, तो उसके लिए आपके पास ये तीन चीजें हैं, इनमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम सीवीई को, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट को यूज करते हैं। ठीक है, फिर XCCDF या ओवल एक ऐसे लैंग्वेज है जिसके जरिए हम कंज्यूम करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया। और उसके बाद इवेल्युएशन कि भाई अच्छा ये डिवाइस जो सी है वल्नरेबल है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ विच इंफॉर्मेशन? मैं वो इंफॉर्मेशन मैंने मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ CVRF। ठीक है, ये CVRF XML बेस्ड फाइल होती है, और इसके जब आप खोल के देखते हैं तो ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, इसको आप वो अपने ओवल के टूल के अंदर या जो भी आपका टूल है उसमें रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी CVE नंबरिंग होगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है CVSS। CVSS आपका स्कोरिंग सिस्टम है, इसको भी हमने डिटेल में जाके पढ़ना है। ठीक है, कि CVSS है क्या? कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम। कि आपको पता चला यार ये वल्नरेबिलिटी आई है, आप इसके आगे क्या कहोगे? ये नंबर 10 है, नंबर 9 है, 6, 5, 4, 10 बहुत क्रिटिकल, 1 लीस्ट क्रिटिकल। और आप इसको समझाओगे कैसे, और आप इसको फिर एक यूनिफॉर्मिटी कैसे दोगे? ठीक है, ये एक्चुअली आज का मेन टॉपिक है। मगर वेब एनवीडी भी मैंने खोला हुआ है। अच्छा, ये नेशनल चेकलिस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, अच्छा अब मसला ये था कि एसकैप को यूज कौन करता है? ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज जो से डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल, डिफरेंट किस्म के इंफॉर्मेशन को यूज करती हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की जरूरत पड़ती है कि आपने एक चेकलिस्ट बना दी, आपने कहा चेक करो कि मेरे आईफोन सारे सिक्योर है या नहीं, चेक करो ये मेरी विंडोज की मशीनें इस स्टैंडर्ड को पूरा कर रही हैं या नहीं। तो एसकैप उस तरह के स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है। अब सवाल ये पैदा होता है एसकैप को टेस्ट कैसे किया जाएगा? अगर आप मेरा याद लास्ट लेक्चर देखें तो आपको याद है मैंने ओवल का एक थोड़ा सा कुछ दो चार चीजें बताई थी कि उसमें XML फाइल इंपोर्ट करें और ये करें वो करें और उस तरह यूज करें। अच्छा, इसी तरह नेसस जो हमारा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है, ठीक है, अगर आप इसमें स्कैन की बात करें, ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैंने स्कैन करना है और न्यू स्कैन करना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्कैप एंड ओवल ऑडिट नजर आ रहा है। ऑडिट सिस्टम यूजिंग स्कैप एंड ओवल डेफिनेशंस, और स्कैप और ओवल डेफिनेशन के जरिए आप उस अपने सिस्टम्स को ऑडिट कर सकते हैं। ये ऑडिटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कहता है वल्नरेबल या नॉट वल्नरेबल, मगर ट्रस्ट में ये बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव देता है। ठीक है, आपको नेसस का यानी पेड वर्जन चाहिए होगा अगर आपने ये करना है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है ये करेगा क्या? अच्छा, अब ये करेगा क्या? चेकलिस्ट टाइप मैंने कहा एनी कर रहा हूँ, और अथॉरिटी जो सा है मैं टारगेट करता हूँ, क्या करें, आईफोन करते हैं, आईफोन करते हैं, आईफोन 6। ठीक है, सर्च, और ये 508 के करीब उसने आपको मैचेस ला के दे दिए। थोड़ा सा कम सर्च देखते हैं। स्कैप 1.3, ये स्कैप के वर्जन है मेरे ख्याल में। लो जी, नहीं करते भाई तू। ये आपकी जिप फाइल आ गई। ठीक है, इस जिप फाइल के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब मसला ये है कि कुछ लोग जो से ये सोचते हैं कि अ, हमारे आईफोन जो से वो सिक्योर हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और ये वो बाल मैं आपको जिप फाइल खोल के नहीं दिखा रहा, ये दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन टेबल है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या क्या कुछ करना है पर। ठीक है सर, तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स मोस्टली यूज कर रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। रीड भी है। ठीक है, मगर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसकी मोस्ट लाइकली आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा, इसमें से बहुत सारे लिंक्स जो से है ना माइट लीड टू, लाइक अगर मैं आपको सिस्को पिक्सी में ले जाऊं, तो दे वुड लीड यू टू
दे वुड लीड यू टू CIS डॉक्यूमेंटेशन, नहीं है, अच्छा CIS की तरफ लेके चले जाता है, ठीक है, वो जो CIS हमने पहले भी देखा था, CIS बेंच मार्क, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में दोनों प्रोग्राम्स जो से है ना आपस में किसी तरह लिंक्ड है, क्योंकि CIS बेंचमार्क भी आपको बेस्ट ऑडिट रिकमेंडेशन देती है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो ये भी आपको वहां पे लेके जाता है, ठीक है। तो हम स्कैप को ऐसे कहते हैं कि स्कैप जो सा है एक ऑटोमेशन प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है जिसके जरिए आप जो सी है कुछ वल्नरेबिलिटीज को या बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए ऑडिट करते हो कि आपकी डिवाइसेस बेस्ट सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, उसे क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के अंडर में, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड वल्नरेबिलिटी आपको सीवीईज के अगेंस्ट देता है, मगर ये फर्दर डिटेल में चला जाता है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यार आपके विंडोज का के अंदर जो सा है आपका IPv6 डिसेबल होना चाहिए अगर आप IPv6 नेटवर्क नहीं यूज कर रहे, ठीक हो गया। अच्छा, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रायोरिटाइजेशन। अच्छा, अब आपको याद हो कि हमने ये बात की थी CVSS की, अब हम ना इसके अंदर जा रहे हैं और हमने मैग्नीफाइंग ग्लास निकाली है, क्योंकि CVSS की आपको नॉर्मल लाइफ में भी जरूरत पड़ती है, अगर आप स्कैप को निकाल दें तो आपको CVE और CVSS की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और CVSS बताता है कि यार आपका जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी के बाद एनालिसिस रिपोर्ट आ गई आपके सामने, आप सुबह टेबल पे आके बैठे हो और आपके सामने जी रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट आपने देखी है, इज द रिजल्ट कंप्लीट, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि रिजल्ट कंप्लीट है, ठीक है। मेरे नजदीक मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कॉन्फ़िगर किया एनएसएस का, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने रन किया, रन करके रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई 10-15 हाई वल्नरेबिलिटीज हजम नहीं होती, नहीं ना होती, अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आए हैं तो आपको कभी हजम नहीं होगी ये बात, ठीक है। दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन निकाल लें, आप वुड बी सरप्राइज कि अगर उनके पास कोई वल्नरेबिलिटीज ना हो और 15 सिर्फ हाई हो, दैट्स अ बोनस फॉर अ पैचिंग गाय, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये रिजल्ट कंप्लीट नहीं लग रहा, नेसेस के बंदे को बुलाया, मैं कहा देख इधर ये विंडोज की इसने वल्नरेबिलिटीज पैच की हैं, इसने थर्ड पार्टी वल्नरेबिलिटीज स्कैन की हैं, उसने कहा जी अथेंटिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, जिस तरह मेरे सीन के अंदर हुआ, मैंने जब घर के अंदर ये जो स्कैन किया तो आपको जो मैंने रिजल्ट दिखाया उसमें कोई क्रिटिकल नहीं है, ये सही रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मैं नेसस को सक्सेसफुली क्रेडेंशियल स्कैन नहीं करवा सका। क्रेडेंशियल स्कैन का मतलब कि नेसस आपके सिस्टम में लॉगिन हुआ, आपकी रजिस्ट्री से गो थ्रू किया और उसने वहां से फाइंड आउट किया कि आप जी वायर शार्क का ओल्डर वर्जन रन कर रहे हैं या अपाची का या फायरफॉक्स का ओल्डर वर्जन रन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इज द रिजल्ट कंप्लीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इज फॉल्स पॉजिटिव रिमूव कर दो, नेसस के अंदर थोड़े से फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं। और नंबर 3 कॉन्टेक्ट द वेंडर, अगर कॉन्टेक्ट द वेंडर आपकी बुक ने लिखा हुआ है, कभी आप वेंडर को कॉन्टेक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जब आपको रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं तो आपको सबसे बड़ा कंसर्न होता है CVSS कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम की स्कोरिंग क्या है भाई इसकी, ठीक है। एग्जांपल दिखा देता हूँ, जब मेरे स्कैन हुआ इसमें कौन सा ऐसा स्कैन है जिसमें वल्नरेबिलिटी को ये एक आधी नजर आई थी, जिसका ये है, ठीक है, ये मीडियम है। जब आपने ये देखा तो सबसे पहले आप पता है क्या देखते हो, ये देखते हो बेस स्कोर और टेम्परल स्कोर, ये बेस और टेम्परल में क्या फर्क है उसमें अभी हम आके देखते हैं। ये 4.3 है, इस वजह से इसे मीडियम कहा हुआ है इसने, ठीक है। और अगर मैं इसको देखें 4.3 है, इसका बेस स्कोर है, इसका टेम्परल स्कोर नहीं है, ठीक है। और यहाँ देख लें तो ये मीडियम है, ठीक है। और ये CVSS2 स्कोरिंग है, ठीक है, 3 नहीं है, मोस्टली CVSS3 चलती है, मैं आपको अभी डिटेल में जाके दिखाता हूँ। अच्छा, बेस और अब जब CVSS कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम आपकी किसी चीज के ऊपर आप वल्नरेबिलिटी डिफाइन करते हो, आप कहते हैं यार ये CVSS5 है, छोड़ दे इसको, CVSS8 है ओ भागो, CVSS9 है ओ दौड़ो, ठीक है, CVSS10 कुछ ना करो पैच करो बस, ठीक है। तो ये CVSS है, ठीक है, कि बताता है कि कितनी अर्जेंसी है, ठीक है। और अगर आप CVSS को क्रैक करके डिटेल में देखते हैं ना तो और मजीद बताता है। अब हम यहाँ से ना ऑफ बुक हो जाएंगे, बुक ने आपको टच किया हुआ मगर उस तरह नहीं बताया हुआ, ठीक है। CVSS जो सा बेस स्कोर ये होता है इंट्रिंसिक करेक्टरिस्टिक कि यार लाइक राइट नाउ फैक्ट्स की बेस पे या बेसिक फिगर्स क्या आ रही हैं, ठीक है। डजंट इंक्लूड यूजर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ये लाजमी नहीं है कि अगर एक गेमिंग कंपनी है, हॉस्पिटल है, सॉफ्टवेयर हाउस है, बैंक है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, डजंट से दैट, ठीक है। बेसिक कि अगर किसी भी इन्वायरमेंट में ये मेरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ होगा, उर्दू IT अकेडमी की क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन रन हो रही होगी, तो उसमें ये वल्नरेबिलिटी आई है जिसकी वजह से वो उर्दू IT अकेडमी के सर्वर को या आपके पीसी को कंप्रोमाइज कर सकता है, ठीक है, आपके पीसी को कंप्रोमाइज कर सकता है, सर्वर निकाल दें, ठीक है। उसके जरिए आपके पीसी के क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं, क्योंकि उर्दू IT अकेडमी की एप्लीकेशन किसी वजह से वो एडमिन टूल सेट के अंदर रन होती है या एडमिन मेमोरी स्पेस में रन हो रही थी,
ओनली मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिपेंडिंग। और बेस स्कोर इज द वन दैट डज नॉट चेंज एंड इट इज द सीवीएसएस स्कोर यू शुड यूज फॉर द पीसीआई कंप्लायंस। अगर आप पीसीआई कंप्लायंस कर रहे हैं तो आपने बेस स्कोर हमेशा यूज करना है। बेस स्कोर एक ऐसा है कि जो चेंज नहीं होगा। आज वल्नरेबिलिटी आई है, हमने कहा ये वल्नरेबिलिटी की वजह से आपका पूरा घर हैक हो सकता है, इस वल्नरेबिलिटी का स्कोर है 9, ठीक है। थोड़े अरसे के बाद आपने कहा कि यार अगर लोगों ने पैच कर दिया और लोगों ने ये बल्ब के नए मॉडल लगाने शुरू कर दिए, पुराने खत्म हो गए, तो थोड़े अरसे बाद ना हम उसका टेम्परल स्कोर जो है ना कम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल वेरिएबल चेंज हो गया, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी 4 साल पहले आई थी, अब 4 साल से तो बल्ब नहीं चल रहा होता कहीं पर, तो इस वजह से ये वल्नरेबिलिटी अब इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसकी एग्जांपल भी दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद देखेंगे स्कोरिंग सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है। तो अगर ये देखें आप, ये नेक्सस के अंदर नेक्सस है सिस्को iOS XE सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी ट्रेवर्सल वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी पहले भी मीडियम ही थी, ठीक है। और ये सीवीएसएस स्कोर है उसका 1.5 और टेम्परल स्कोर 1.2 कर दिया उसका, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2016 नवंबर में आई, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वल्नरेबिलिटी का जो स्कोर है वो कम हो गया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा, देखते हैं अभी क्या कहा, ऑफिशियल फिक्स अवेलेबल हो गया, ठीक है। जब ऑफिशियल फिक्स अवेलेबल हो गया, एज अ वल्नरेबिलिटी एजेस सेंट्रल इंट्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक विल चेंज, ठीक है। इंट्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक विल चेंज, के भाई उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गया अब, ठीक है, क्योंकि पैच आ गया, लोगों ने पैच करना शुरू कर दिया। एंड और जो एक्सप्लॉइट है मार्केट के अंदर, जो लोग उसे यूज कर रहे हैं, लोगों के पास उससे बेहतर तरीका है चीजों को कंप्रोमाइज करने का, इसलिए इसकी वैल्यू कम होगी। अब ये 1.5 से 1.2 हो गया, मगर पीसीआई डीएसएस के लिए आपको सिर्फ बेस स्कोर ही चाहिए होगा। अब जब आप बेस स्कोर बना रहे होते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल होते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी जो सा है कैसी होगी, किस किस्म की चीज़ों को इंटरफेयर करेगी, किस किस्म का नुकसान पहुंचाएगी, और उस बेस पे आपकी ये वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आप हमेशा देखते होंगे, अगर आप ये देखें तो आप देखते होंगे यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ होता है, AVA AC AU। आज के लेक्चर के बाद आपको ये सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आज आपको पढ़ाना है मैंने, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पर भी दे रहा है अटैक वेक्टर क्या होता है, किस तरह का एक्सेस करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज करती है या नहीं, वो उसको इस तरह कोड किया होता है, ठीक है। एवी लोकल, ठीक है, एवी लोकल इसका मतलब है एवी लोकल। एसी का मतलब है अटैक कॉम्प्लेक्सिटी हाई लोअर मीडियम, कि कितना कॉम्प्लेक्स है ये अटैक, और इस बेस पे ये कैलकुलेट हो रही होती वैल्यू, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की वल्नरेबिलिटी दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स पुल आउट दिस, ठीक है। 9.8 है वल्नरेबिलिटी। iOS इंस्टॉल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी सबसे सुपर क्रेजी होती है, ठीक है। जिस तरह ही आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, आप हाथ उठाते हैं, आप कहते हैं यार ये पैच कराओ सबसे पहले, ठीक है। वी स्टैक कॉन्फ़िग के अंदर है, शो वर्जन करें, आपको ये नजर आएगा, शो वर्जन से आपको आउटपुट में नजर आएगी। देयर आर नो वर्कअराउंड दैट एड्रेस दिस वल्नरेबिलिटी, ठीक है, ये बग है। नो स्टैक वी स्टैक कमांड अगर कर दे तो फीचर डिसेबल हो जाएगा, आप यूज नहीं कर सकते, आप वल्नरेबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप इसके सीवीएसएस को क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है। अटैक वेक्टर क्या है? अटैक वेक्टर ये कि आप इसको अटैक कैसे करेंगे। अगर आपको इस चीज को अटैक करने के लिए आपको फिजिकल स्विच पे जाना पड़े और स्विच में केबल लगानी पड़े, तो आपकी जो अटैक स्कोर है एकदम गिर जाएगा। अभी ये नहीं गिराएगा क्योंकि हम इस वल्नरेबिलिटी के अंदर घुसे हुए, ठीक है, वरना ये आपका स्कोर गिर जाएगा, ठीक है। ये कहता है नेटवर्क, आप कहीं पर भी नेटवर्क में हो, ठीक है। इसमें फिजिकल भी एडजेसेंट भी है, देखेंगे, ठीक है। पीआर प्रिविलेज रिक्वायर्ड, क्या आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए? नहीं चाहिए, एकदम स्कोर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एस क्या है? स्कोप, चेंज डन चेंज, इसको छोड़ दें अभी वक्ती तौर पे, ये वो वाला काम है जो मैं हेट करता हूँ। इंटेग्रिटी इम्पैक्ट होगी, अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पैक्ट होगी, तो सारी चीजें इम्पैक्ट होगी। अगर आप कोड रन कर रहे हैं स्विच के ऊपर, तो वो स्विच कुछ भी कर सकता है, स्पैन करके सारी ट्रैफिक ले जाए, बस गया। यूजर आई, यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होगी, यानी यूजर के पास कोई पॉपअप विंडो आएगी जिसे वो क्लिक करेगा। अगर ये आएगी तो उससे स्कोर नीचे चला जाता है, अगर ये नहीं आएगी तो इसका मतलब यूजर को नजर भी नहीं आएगा और आप घुस जाएंगे उसके सिस्टम में, ठीक है। और उसके बाद लो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कि कितना कोड लिखना पड़ेगा, या उसे गूगल करेगा, उसे कोड मिल जाएगा और वो रन कर सकता है, ठीक है। ये बेस स्कोर हो गया।
टेम्पोरल स्कोर भी सेम है। और एनवायरमेंटल पैरामीटर ये होते हैं कि यार किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज हो रहा है, किसी में नहीं यूज हो रहा, ठीक है, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर एनवायरमेंट। बहुत सारी कंपनीज एनवायरमेंटल पैरामीटर डिस्प्ले नहीं करती, मोस्टली कंपनी बेस स्कोर ही करती हैं, क्योंकि जब भी आपने बड़ी सर्टिफिकेशंस की बात करें, पीसीआई डीएसएस आईएसओ वगैरह, तो आप मोस्टली जो सा है बेस स्कोर को देखते हैं। टेम्पोरल इज नॉट अ परमानेंट, एनवायरमेंटल इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है, तो बेस स्कोर हमेशा कंसिस्टेंट होता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे यार ये जो नेटवर्क है ना ये फिजिकल एक्सेस चाहिए, और मैं अब कैलकुलेट स्कोर कराऊं, तो देखें 6.8 हो गया, एकदम स्कोर गिर गया, क्योंकि अब आपको फिजिकली स्विच के पास जाके केबल लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अच्छा जी, गलत बटन दब गया था। तो अच्छा, सीवीएसएस स्कोर की हम बात कर रहे थे। सीवीएसएस स्कोर जो सा है ये बेस स्कोर हुआ, और इससे हमने 6.8 कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अगर हम कहें कि यार कुछ और करना चाहते हैं, तो हम उसको छेड़छाड़ करके हम एनालाइज कर सकते हैं, मगर बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट आपकी आपकी जॉब नहीं है ये देखना कि आपने चेंज करना है। आप स्कोर कोड पब्लिश नहीं करोगे, या अगर आप उस तरह के रोल पे हो जहां पे आपने स्कोर कोड पब्लिश करना है सीवीएसएस का, कि आपकी कंपनी आपको कहती है कि काशिफ तुम जाके स्कोर कोड पब्लिश करो, दैट्स अ बिग जॉब, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उसके लिए आपको सीसीएनए साइबर ऑप करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फिर साइबर सीवीएसएस का कोई कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, सीवीएसएस स्कोरिंग सिस्टम को ना ये फर्स्ट एक इम्प्रूव सिक्योरिटी टुगेदर वाली कंपनी जो सी है ये रन करती है। इनके काफी कॉन्फ्रेंसेस और ब्ला 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 हो रहा होता है, और हर अब यूरोसर्ट और इस तरह के ऊपर इनके वो भी आए होते हैं, बंदे शंदे भी आए होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सा है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनके इनका एजुकेशनल और ये सर्विस फ्रेमवर्क बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर इसके लिए मेरे ख्याल में ये पैसे लेते हैं। सीवीएसएस के पहले स्कोर होता था वर्जन 2.0, अब उन्होंने वो खत्म करना शुरू कर दिया। सीवीएसएस 1 भी होता था, 2 भी होता था। ये स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यूजर गाइड, एग्जांपल, ये सारा कुछ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सीवीएसएस 3 है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि यार हम ऐसा करते हैं कि हम इस चीज को, हमारे उर्दू आईटी अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसकी वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग निकालते हैं। अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन है, ये जो अगर मेरे पीसी में इंस्टॉल्ड हुई हुई है, और अगर कोई इस एप्लीकेशन को नेटवर्क से एक्सेस करे और उसको एक स्पेसिफिक पैरामीटर पास करे, तो वो उस पैरामीटर के जरिए उस मशीन पे कोई शेल रन कर सकता है, ठीक है। इट्स अ बिग थिंग। तो मैं कहता हूं कि उसको नेटवर्क एक्सेस चाहिए। अटैक कम्प्लेक्सिटी लो, कोई भी जो स्क्रिप्ट किडी है वो भी उसको रन कर सकता है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर हुवर करते हैं माउस, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है। प्रिविलेज रिक्वायर्ड, अब मसला ये है उसको प्रिविलेज चाहिए, उसको प्रिविलेज नहीं चाहिए, क्योंकि उर्दू आईटी अकेडमी की एप्लीकेशन जो सी है वो एडमिन प्रिविलेज में रन हो रही होती है, नो प्रिविलेज रिक्वायर्ड। क्या यूजर के पास कोई पॉपअप विंडो आएगा, क्या मुझे यूजर को फिशिंग अटैक करना पड़ेगा? नहीं जी, ठीक है। अब ये जो चार पैरामीटर्स है ना, इससे आपको पूरे स्कोप का पता चल गया, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी भी होगी। और अब ये आ गया स्कोप की स्टोरी। अच्छा, स्कोप क्या होता है? स्कोप ये होता है कि अगर ये उर्दू आईटी अकेडमी को कंप्रोमाइज करता है, क्या स्कोप सिर्फ उर्दू आईटी अकेडमी की डोमेन के अंदर अंदर रहेगा, या वो और फर्दर एप्लीकेशन, यानी क्या ये एस्केलेट कर सकता है, ठीक है। और जिस तरह आप ये करेंगे 10 क्रिटिकल हो जाएगा। अनचेंज यानी ये सिर्फ उर्दू आईटी अकेडमी की एप्लीकेशन को कंप्रोमाइज करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर 9.8। मगर हमने कहा जी हर चीज ये बेड़ा गर्क कर देगा, ठीक है। अब आप इसको मजीद देख सकते हैं, अगर हम कहेंगे यार ये जब तक यूजर किसी पॉपअप विंडो को क्लिक नहीं करेगा ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो 9.6 हो गया। हमने कहा स्कोप भी अनचेंज हो गया, ठीक है। प्रिविलेज भी उसे शायद रिक्वायर्ड है, एडमिन लेवल प्रिविलेज नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई हो गई है, ठीक है। और मैंने कहा लोकल मशीन पे जाना या फिजिकल एक्सेस चाहिए उसे मशीन पे, अब ज्यादा कम होगी ना, और ये आपका स्कोर आ गया, ठीक है। ये आपका सीवीएसएस है, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। टेम्पोरल स्कोर, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किस स्टेज में है या नहीं, या अभी जो सा है कंपनी ने अपना वो वर्क अराउंड अवेलेबल है या नहीं, वर्क अराउंड अवेलेबल है तो 6.1 हो जाएगी, ठीक है। अनअवेलेबल है तो 6.2 रहेगी, ठीक है। और टेम्परेरी फिक्स आ गया तो 6.0 हो गया। अब इसी तरह जो सा है कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट और इंटेग्रिटी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। कि आपने कोई और ऊपर ऑन द टॉप कोई चीज तो नहीं लगाई, ठीक है। या मॉडिफाइड अटैक कम्प्लेक्सिटी की, यार हमने कहा हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बीच में लगाई हुई है जो एसक्यूएल इंजेक्शन होने नहीं देती, ठीक है। तो हमने हाई कर दिया, ठीक है। हमने जी मॉडिफाइड स्कोप, हमने जी कोई कंटेनर अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो बढ़ सकती है या नॉट डिफाइंड है, डिपेंडिंग कि ये सॉर्ट ऑफ आपके स्कोप के अंदर नहीं आता। मोस्टली आपने फोकस करना है बेस स्कोर में, और बेस स्कोर से आपको अंदाजा होता है यार ये हालात अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, ठीक है। जिस तरह ये नेटवर्क से होता है ना,
ये एडजेसेंसी नेटवर्क, ये मुझे मजेदार, सबसे पहले मैं को वल्नरेबिलिटी देखता हूं तो ये, अच्छा अब ये तो हो गया, हमने कहा जी कम्प्लेक्सिटी, अटैक कम्प्लेक्सिटी हाई है, मगर क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है और यूजर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सबसे डेंजरस चीजें होती हैं। और जिस तरह ही आप 8 देखते हो ना, आप भागना शुरू कर देते हो, ठीक है। 7 to 10 जो सा है ना, वो सॉर्ट ऑफ उस कैटेगरी में आता है, इसको 7 करके देखते हैं, ठीक है, ये 7 हो गया। इसको थोड़ा सा और हाई करते हैं, ये 7 है, ठीक है। 7 to 10 जो है ना सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलती है ना, तो आप उसके बाद अपने स्कैनर के अंदर जाके यहाँ पे देखते हो वल्नरेबिलिटी पब्लिश डेट क्या है, और उसके अलावा फिर आप यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही होती है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकता, कि एक्सप्लॉइट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। एक्सप्लॉइट हाइफन डीबी जो सी एक वेबसाइट आपको पता होगा, हाइफन डीबी, ये मैं गलत काम दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एक्सप्लॉइट डीबी, ठीक है। ये सीएस से रिलेटेड है कि आपके जितने एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो आप रन कर सकते हो, ठीक है। गूगल क्रोम का ये एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, ठीक है। आप रन करना चाहते हो आप रन कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन लोकल प्रिविलेज, ठीक है। तो एनीवे तो ये मकसद था सीवीएसएस का, कि सीवीएसएस जिस तरह आपको पिछले फ्रेमवर्क में भी इसने दिखाया कि सीवीएसएस की आपको जरूरत क्यों पड़ती है, स्कोरिंग सिस्टम है और आपको बताता है कि यार ये स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपने इसको इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी रेमिडिएशन, वल्नरेबिलिटी की बहुत सारी रेमिडिएशन है। वल्नरेबिलिटी की अगर आप प्रोवाइडर की एडवाइजरी देखें तो उसमें वर्कअराउंड होता है, जिस तरह अभी हमने सिस्को की देखी, उसमें उसने स्टैक डिसेबल कर दिया, एसीएल लगा सकते हैं, पैच कर सकते हैं, डिसेबल द सर्विस जिस तरह हमने डिसेबल की, लेयर 2 सिक्योरिटी, आईपीएस सिग्नेचर और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें आपकी वल्नरेबिलिटी को रेमिडिएट करती हैं। ये एक्चुअली की स्टेप है, मगर आपको पहले प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको सीवीएसएस स्कोर बहुत लाजमी है, आप सीवीएसएस स्कोर के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। पैच मैनेजमेंट, अब पैच मैनेजमेंट जो सा इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। सिस्को की तरफ से SCCM, सोलोविंड्स भी पैच मैनेजमेंट मार्केट में है, और बहुत सारी कंपनीज पैच मैनेजमेंट की मार्केट में है। उनका मकसद क्या है कि वीकली या मंथली पैच साइकिल होना चाहिए कंपनी के अंदर, आइडेंटिफाई द सिस्टम, प्रायोरिटाइज द सिस्टम, एवेल्युएट द काउंटर मेजर, स्टार्ट द चेंज प्रोसेस, अपडेट द कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड, कि ये पैच होगी या नहीं हुई, जो भी सारा कुछ है, ये पैच मैनेजमेंट आपका प्रोसेस है। अच्छा, सिस्को की ये वेबसाइट से ही मैंने उठाया, ठीक है। सिक्योरिटी एडवाइजरी रिलीज हुई, ठीक है, और आप के लिए डिसीजन मेकिंग ये होगी कि क्या हमारे सिस्टम्स अफेक्टेड हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से आपको पता चल सकता है, ठीक है। एसेट लिस्ट से पता चल सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी एसेट लिस्ट मेंटेन है या नहीं। अगर आपको पता चले कोई रनिंग सिस्टम अफेक्टेड नहीं है, आप इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपको ड्रूपल की वल्नरेबिलिटी आई, आप कहते हैं हम ड्रूपल यूज नहीं कर रहे, हम तो वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, गुड लक विद दैट, ठीक है। अच्छा, रनिंग अफेक्टेड प्रोडक्ट, यस। रनिंग द अफेक्टेड वर्जन, क्या ड्रूपल 7.0 अफेक्टेड है, नहीं हम तो 6.0 चला रहे हैं, तो फिर नहीं, फिर इधर आ जाओ। रनिंग अफेक्टेड वर्जन, यस। वल्नरेबल कंपोनेंट इनेबल्ड, क्या हमारा वो सर्विसेज इनेबल है, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर, ठीक है। अगर कंपोनेंट इनेबल है, सिक्योरिटी इंपैक्ट रेटिंग, अब यहाँ इंपैक्ट रेटिंग आपने असेस करनी है, हाई क्रिटिकल लो, ये आपको कौन बता रहा है, आपको बता रहा है सीवीएसएस, ठीक है। या सीवीएसएस के अलावा कौन बता सकता है कि बिजनेस इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये एक सेपरेट प्रोसेस होता है कंपनीज के अंदर कि यार ये क्या चीज है, कितनी क्रिटिकल चीजें हैं, ठीक है। वर्क अराउंड फिजिबल है, यस। वर्क अराउंड इंप्लीमेंट करें, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसेस। वर्क अराउंड फिजिबल नहीं है, सिक्योरिटी इंपैक्ट रेटिंग, क्रिटिकल पैच है, मीडियम है, सिग्निफिकेंट कोलिशन डैमेज, प्रायोरिटाइज मेंटेनेंस प्रोसेस, और सिग्निफिकेंट कोलेटरल डैमेज, ठीक है। और आप कहते हो सिग्निफिकेंट कोलेटरल डैमेज है, यस, लेट्स डू इट, ठीक है। ये जो सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको ये समझ आना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में और आप एक ऐसे जॉब के ऊपर हैं जहां पर आपसे कहा जाए तो दिस चार्ट इज गोना हेल्प यू आउट, ठीक है। तो दैट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ चैप्टर नंबर 5। आज के बाद हमारे जो से ये डोमेन्स खत्म हो गए, अब हम क्रिप्टोग्राफी में चले जाएंगे। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।